सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिछली क्लास में हमने एक साउथ अफ्रीका किया था और आज की क्लास में हम इसराइल पढ़ेंगे, जो कि आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। जिनके पास भी बीए प्रोग्राम है और पॉलिटिकल साइंस मेजर है, उनके पास ये सब्जेक्ट होगा, या फिर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं उनके पास भी ये सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आपके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं DU के, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और आप एग्जाम से पहले बस ये वीडियो देख के जाओगे तो आप अपना एक बहुत बेस्ट आंसर लिख पाओगे। और आंसर से मुझे याद आया कि मैंने आंसर राइटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो प्लीज़ वो ज़रूर से देख कर जाना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करने में, कि आपको आंसर लिखना कैसे है बेसिकली। तो एज अ DU फैकल्टी मैंने आपको वहाँ चीज़ें बताई हुई हैं कि हम कॉपीज़ चेक करते वक्त एक आंसर में, एक परफेक्ट आंसर में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो ये हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का सिलेबस है। UK, USA, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इसराइल। तो इसराइल हम आज पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका हम कर चुके थे और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी कराई थी। टाइम मिलेगा तो हम इसका रिविजन यहाँ पे भी कर लेंगे, बट दो चैप्टर्स छूट गए थे वो हम कर लेते हैं अभी, ठीक है। और आपको देखो, आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आप अगर 2 चैप्टर यहाँ से कर रहे हो और क्लासेस में छूट भी गए, जैसे कि मैं मिरांडा में पढ़ाती हूँ, जिनको नहीं पता, जो यहाँ पे मिरांडा के स्टूडेंट्स नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, सो उनको मैंने बता दिया कि मैंने क्लासेस में कराए थे, कुछ 2 चैप्टर्स का हमें रिविजन करना था, तो मैं यहाँ करा रही हूँ। पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे चैप्टर्स कराऊँ, अगर टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा भी साथ साथ अपना PhD की स्टडीज़ चल रही है, तो मैं बाकी चैप्टर का भी एक रिविजन बना दूँगी। और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 10 में से 5 ऑप्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो अगर आप ये 2 तो कर लोगे तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, बाकी आपको 3 क्वेश्चन और अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, या एक चैप्टर और करा दूँगी तो 3 आपके हो जाएंगे, 2 आप अपने खुद से भी पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इसराइल क्या है? इसराइल बेसिकली, जो इसराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी वो मिली थी 1948 में। और इसराइल किसका देश है आपको पता ही है, ये जूइश पीपल का देश माना जाता है, जहाँ पे जूस है, ठीक है। और आपको पता है जितने भी जूस थे उनके साथ World War I और World War II के टाइम, जिसको हम हिंदी में यहूदी भी बोलते हैं, उनको बहुत बड़े लेवल पे मारा गया था। होलोकास्ट होता है ना, कि बहुत ज़्यादा मास लेवल पे किलिंग होना, या उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था। तो पहले भी जितने भी ज्यूज पीपल थे पैलेस्तीन के, ये पैलेस्तीन में रहा करते थे, ठीक है। तो इसराइल को इंडिपेंडेंस किससे मिला था? पैलेस्तीन से। तो पैलेस्तीन के अंदर ही एक ज्यूज के लिए अलग से देश बना दिया गया और इसको बोला गया, एक अलग कंट्री बना दी गई जिसको बोला गया इसराइल। तो ये याद रखना। और ये पार्टीशन कब हुआ था? जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे ना, वैसे ही पैलेस्तीन और जो इसराइल अलग हुए थे, ठीक है। तो पैलेस्तीन का ये जो पार्टीशन हुआ 29 नवंबर 1947, ये एग्जैक्ट डेट है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये याद रखना है कि 1948 में इसराइल को इंडिपेंडेंस मिला था। यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन की शुरुआत हो सकती है आपके एग्जाम में। एंड ये जो प्लान था, ये प्रपोज किया गया था कि हम एक जूइस और एक अरब स्टेट बनाएंगे। तो इसराइल एक जूइस, मेजॉरिटी में जूस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक अरब स्टेट भी है, अरब लोग भी यहाँ रहते हैं। लेकिन ये क्या हुआ था कि ये जो प्लान था, पार्टीशन का जो प्लान था पैलेस्तीन का, ये रिजेक्ट कर दिया गया बाय द अरब साइड। जैसे यहाँ पे जिन्ना ने मना कर दिया था कि नहीं, कि हम अलग से ही देश बनाएंगे, हम यहाँ पे एक साथ नहीं रह सकते हिंदू मुसलमान, तो वैसे ही ये प्लान जो था अरब स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इसराइल का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। एंड वॉर्स बिटवीन इसराइल एंड इट्स नेबरिंग अरब कंट्रीज दैट कंटिन्यू टू दिस डे। और इसलिए हम देखते हैं कि आप देखोगे अरब और इसराइल का वॉर आज भी चलता रहता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर आज भी चलता रहता है ना, जैसे वैसे ही अरब और इसराइल की दुश्मनी आज भी चलती आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। वहाँ पे इश्यूज कौन कौन सा? सिक्योरिटी, रिलीजन, नेशनल आइडेंटिटी जैसे ये मुद्दे इसराइल की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी जब टाइम आएगा। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी कैसे है? क्या कौन कौन यहाँ रहता है इसराइल में? जूस पीपल तो है ही मेजॉरिटी में, मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और बाकी कंट्रीज़ भी रहती हैं। और इसराइल पैलेस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है, और अरब कंट्रीज़ के साथ भी इसके मतलब पॉलिटिक्स को, जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा शेप करती हैं। शेप करना मतलब कि इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभाव डालती हैं, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। ये कुछ खास नहीं है, ये सारी चीज़ें बाद में भी रिपीट होंगी ही। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इसराइल। तो जब इसराइल
स्टैब्लिश हो गया, कब स्टैब्लिश हो गया, 1948 में जब इसराइल को इंडिपेंडेंस मिला और 1948 में जब इसराइल बना, तो इसराइल ने अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो प्रोसेस था वो शुरू कर दिया। ऑल्दो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो नहीं समझ पाए कि हम लिखे तो लिखे क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करें। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कॉन्स्टिट्यूशन की जगह बेसिक लॉज के नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में ज़रूर से मेंशन करेंगे कि इसराइल का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कोशिश करी पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे उन्होंने एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया, एक ढांचा बनाया जिसको उन्होंने बेसिक लॉज बोला। हिंदी और इंग्लिश में आप सेम ही बेसिक लॉज ही लिखोगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इसराइल है वो एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हम देते हैं इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि पूरी तरीके से भी संविधान नहीं है और कुछ बेसिक लॉज हैं, तो इसलिए हम इसको सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की कमी है, यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज रिलेटेड टू इसराइल इनिशियल पॉलिटिक्स। और लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी क्योंकि हमेशा इसराइल का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है अरब कंट्रीज़ के साथ भी, कभी पैलेस्तीन के साथ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ या स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं नहीं बन पाता। तो बेसिक लॉज के आधार पर ही यहाँ पे रूल किया जाता है। अब आगे देखिए बेसिक लॉज है क्या क्या। तो अगर हम बात करें तो एक जूइश और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बीच में हमने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है बेसिक लॉज के माध्यम से इसराइल ने। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, वो यही है जो मैंने आपको बताया ना कि जूइश और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में एक बैलेंस बनाए रखना, यही एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बेसिक लॉज में मेंशन्ड है। हमें जूइश और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है, कोऑर्डिनेशन रखना है, कोऑपरेशन रखना है, ठीक है। तो हम बेसिक लॉज को हम फुल कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस तो नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या हुआ था, अब ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम थोड़ी सी, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1948 में। इसराइल को आज़ादी मिली, ठीक है। आप कैसे आ सकते हो कि जैसे इंडिया और इसराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इंडिया को 47 में मिली तो उसका दोस्त पीछे पीछे आ गया, 1948 में उसको आज़ादी मिल गई। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे बना ली थी, तो इसने 1949 में बनाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एंड उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। तो बहुत सिमिलरिटी है, और इंडिया और इसराइल में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। उनको भी इंडिपेंडेंस मिला था, हमें भी इंडिपेंडेंस मिला था, उनका भी पार्टीशन हुआ, हमारा भी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने भी बनाई, उन्होंने भी बनाई, 1949 में बनाई, ये याद रखना। और ये असेंबली का काम क्या था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिपेयर करना है। बट इतना ज़्यादा रिलीजियस और सेकुलर ग्रुप्स के अंदर इतने ज़्यादा मतभेद थे कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ये असेंबली नहीं बना पाई। ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था। जैसे इंडिया के केस में पॉवर्टी मेजर चैलेंज था, या फिर आप बोल सकते हो इलिटरेसी मेजर चैलेंज था उस टाइम पे, वैसे ही इनके लिए मेजर चैलेंज था कि रिलीजियस और जो सेकुलर ग्रुप्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो ये जो रिलीजियस ग्रुप थे, इन्होंने बोला कि उन्होंने डिमांड किया, कौन से रिलीजियस ग्रुप जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इन्होंने डिमांड किया कि हम ज्यूइश ट्रेडिशन को प्रायोरिटी देंगे एंड लॉज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दो लड़ाइयाँ चल रही हैं बेसिकली। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है, 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है, सीए लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर चुकी है। लेकिन एक तरफ है जूस जो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें सारे कानून जो है वो किसको प्रायोरिटी दें, किसको तवज्जो दें, जूस के ट्रेडिशंस को, जूस के लॉज को, ठीक है, उनको ध्यान में रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। वेल दूसरी तरफ कौन है, सेकुलर ग्रुप है। सेकुलर का मतलब तो आपको पता होगा कि जो हर धर्म में मानते हैं। तो ज्यूज तो सिर्फ अपने धर्म में मानेंगे, ठीक है, कि ज्यूज धर्म ही फेमस हो, उसी के लिए कानून बनाए जाए, उनके ट्रेडिशन और उनके कस्टम को, उनकी परंपराओं को ध्यान में रखते कानून बनाए जाए। और दूसरी तरफ थे सेकुलर ग्रुप जो बोलता था कि नहीं भाई, कानून सिर्फ ज्यूज को रख के क्यों बनाए जाएंगे, हम सेकुलरिज्म फॉलो करेंगे, हमारे में मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है, आधुनिक जो है सिद्धांत होने चाहिए डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। तो इससे क्या हुआ, ये जो डेडलॉक एक बना रहा, वो कहता नहीं मेरा, वो कहता नहीं मेरा, मेरे हम सबके लिए बनाए, सेकुलर ग्रुप बोलते थे। अब इन दो ग्रुप के बीच में क्या हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो ये भी सुन के राजी नहीं, ये भी सुन के राजी नहीं, दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये लड़ाई होती गई और कॉन्स्टिट्यूशन कभी सही से बन नहीं पाया। तो इसराइल ने इसका एक बीच का रास्ता निकाला कि हम बेसिक लॉज बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनने से रहा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे फिर हम कानून ही बनाते रह जाएंगे कि जूस के लिए कानून बनाना है या सेकुलर ग्रुप के लिए बनाना है, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए बनाना है। क्योंकि जूस तो इतनी मुश्किल से उनको इंडिपेंडेंस मिला था इससे पैलेस्तीन से, वो हमेशा से अपने अलग कंट्री चाहते थे, तो अलग कंट्री उनके लिए बनाई गई है तो उनके नाम का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो भी नहीं मान रहे थे। तो इसलिए आए बेसिक लॉज। बेसिक लॉज में इनमें क्या क्या प्रोविजन थे इसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड,
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट, इसराइल की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? नेसेट। ठीक है, इसमें के जो है साइलेंट है, लेकिन आपको के वाला ही लिखना है, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही ये स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोला जाता है ना, संसद, वैसे उनकी संसद को क्या बोला जाता है? नेसेट बोला जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन नेसेट है, के नेसेट नहीं है। ठीक है। और गवर्नमेंट थी, बेसिक लॉज में गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी, जुडिशरी, प्रेसिडेंट और सिविल राइट्स। ये चीज़ें आप, ये वाली जो लाइन है पूरी, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आंसर के लिए, कि बेसिक लॉज जो थे उसमें क्या क्या चीज़ों से रिलेटेड कानून या प्रोविजंस बनाए गए थे। सरकार से रिलेटेड, कि सरकार कैसी होगी, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, जुडिशरी का क्या काम होगा, प्रेसिडेंट क्या हेड ऑफ द स्टेट होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ये होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा कि नहीं, और सिविल राइट्स के नाम पे कौन से राइट्स लोगों को दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं पहला बेसिक लॉ। तो आप अपने आंसर में लिखते जाओ, या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो कि पहला बेसिक लॉ क्या था इसराइल की पार्लियामेंट में जो पास किया गया। तो पहला बेसिक लॉ था कि हम नेसेट बनाएंगे 1958 में, और ये नेसेट जो है वो क्या काम करेगा। तो पहला जो बेसिक लॉ है आपको लिखना है कि जो नेसेट है, नेसेट के फंक्शंस पहले बेसिक लॉ में दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बेसिक लॉ है ना इसराइल में। पहला लॉ क्या कहता है कि नेसेट के क्या क्या फंक्शंस होंगे। नेसेट जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाना संसद की बात हो रही है। ये कब बनी थी? 1958, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर याद रख लेना अगर हो जाए तो। और इस लॉ में ये डिफाइन किया गया है कि नेसेट का क्या कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन मतलब कि कितने मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स हैं भाई? 120 मेंबर्स हैं, याद रखना। ठीक है। टेन्योर क्या होगा, कितने साल के लिए वो बनाए जाएंगे। तो वहाँ पे 4 साल बाद के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे 5 साल में होते हैं ना, वहाँ पे हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं। फंक्शंस क्या क्या होंगे इस पार्लियामेंट के, जो नेसेट है, इस पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट नेसेट है, इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फर्स्ट लॉ में बताई गई, फर्स्ट बेसिक लॉ। अब लॉ नहीं लिखोगे, आप फर्स्ट बेसिक लॉ लिखोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ जो था वो ये था 1968 में बनाया गया, उसके 10 साल बाद। ठीक है। और इसमें बोला गया कि इसमें कानून बनाए गए जुडिशरी से रिलेटेड। तो आप पहला लिखोगे नेसेट, दूसरा लिखोगे जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होगा? जो ऑब्वियसली इंडिया की जुडिशरी का काम है वही इजराइल की जुडिशरी का काम भी है, कि जुडिशियल रिव्यू करना। ठीक है। कानून को इंटरप्रेट करना, उसकी सारी देखरेख करना, उसके इंटरप्रिटेशन करना बेसिकली। तो दो इंपॉर्टेंट जो बेसिक लॉज थे वो थे ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी। इन दोनों के अलावा वैसे बहुत सारे बेसिक लॉज है, तो मैं तीसरा बता रही हूँ कि इन दोनों के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिक लॉज है। तो एक ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी के नाम से एक लॉ बना हुआ है इसराइल में, और एक फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन के नाम से लॉ बना हुआ है। ये दोनों जो लॉ हैं वो 1992 में पास हुए थे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अमेंडमेंट हुए ना, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बेसिक लॉज ऐड हुए। ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको अभी 4 बताया, वैसे और भी हैं, 4 आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लॉज का क्या काम था, ये जो 1992 में जो बने ना, इनका काम था कि हमें सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें, यानी कि इसराइल की गवर्नमेंट जो है सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी इन 2 लॉ के माध्यम से, और एक इसराइल को एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी बनाएगी। ठीक है। कि एक ऐसा लोकतंत्र जो कि प्रोग्रेसिव होना, कि रिप्रेसिव। ठीक है। मतलब जो आधुनिकता की तरफ बढ़े, प्रोग्रेस करे। ठीक है। इसराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम बगदत्स बोलते हैं। जैसे उसको नेसेट बोलते हैं संसद को, सुप्रीम कोर्ट को भगदड़ बोलते हैं। इसको याद रखना, भगदड़ भगदड़ भगदड़। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ बज गई है, तो ऐसे याद रख लो ट्रिक से, ये इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ बज गई है, सारे जजेस इधर से उधर भाग रहे हैं, तो भगदड़ से आपको भगदड़ याद रह जाएगा। एंड ये इनका काम मैंने आपको बता दिया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक लॉज के कानून हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना, और उनका इंटरप्रिटेशन करना कि इस कानून का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है। जब भी वो कुछ करे तो इनको, अब कन्फ्लिक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट देखती है भाई। तो कन्फ्लिक्ट अगर जैसे जूइश और अरब सिटीजन, अब मैंने बोला ना कि वहाँ पे अरब भी रहते हैं, इसराइल में अरब भी रहते हैं, और जैसे इंडिया है, इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना कि पाकिस्तान बन गया तो सारे पाकिस्तान में सारे मुस्लिम उधर ही चले गए, नहीं ना। इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं और इंडियंस भी रहते हैं, और लेकिन ऑल्दो मेजॉरिटी इंडियंस की, और इंडियंस की ज़्यादा सुनी जाती है, इंडियंस के लिए ज़्यादा कानून है, सिंपल। तो वैसे ही वहाँ पे भी इसराइल को आप उस चीज़ से, इंडिया पाकिस्तान वाले से रिलेट करके समझना। और यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। ठीक है। सिक्योरिटी चैलेंज, जो कि लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होंगे। और इसराइल जो है अभी भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस फेस करता है। कैसे कैसे क्या क्या वो चैलेंज फेस करता है, जैसे कि रिलीजन और स्टेट के बीच में हमेशा मतभेद रहता है कि स्टेट का रिलीजन होगा क्या, स्टेट यानी कि सरकार, यानी कि इसराइल का क्या रिलीजन है, क्या धर्म है, तो वो उसमें मतभेद रहता है हमेशा कि जूइश धर्म होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं सेकुलर होना चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड बहुत चैलेंजेस होते हैं। माइनॉरिटी कौन है? अरब्स है माइनॉरिटी में, क्रिश्चियन है माइनॉरिटी में,
तो इनके राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हमेशा, क्योंकि जूस डोमिनेट करते हैं। क्योंकि जूस हमें इसलिए भी डोमिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके पास एक ऐसी सिचुएशन थी जब वो पैलेस्टीन का पार्ट थे ना, तो उनको हॉलोकास्ट का सामना करना पड़ा था, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा मर्डर और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, जैसे हिटलर का पता ही है आपको जूस के साथ उन्होंने क्या क्या किया। तो वैसे इनके पैलेस्टीन में भी जूस की बहुत बुरी हालत थी, तो इसलिए वो हमेशा अपने आप में डोमिनेट रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करो ना करो, हमें प्रोटेक्ट करो। तो ये भी एक चैलेंज रहता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत है, जो भी अभी हम पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, जिसको जो मेरे से पढ़े हुए उनको पता होगा, पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं ना पार्टी के, तो उसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन में बताऊं तो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, मतलब एक तरफ लेफ्ट पार्टी, एक तरफ राइट पार्टी, राइट विंग, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले एक राइट आइडियोलॉजी वाले हैं। तो वैसे वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी 2 अलग अलग इतनी एक्सट्रीम पार्टीज है, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन की। आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा मतभेद है, ठीक है, अभी पार्टी सिस्टम में पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको। देन की फीचर्स क्या है इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने आंसर में कुछ जैसे 5-6 फीचर्स मैं बता रही हूँ, उसमें से 3-4 भी याद रह जाए तो इसको लिख लेना कि इसराइल का कोई भी फॉर्मल या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पहली बात, इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर क्या है, इसका बेसिक लॉज के नाम से एक फ्रेमवर्क है जो कॉन्स्टिट्यूशन पर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये पहला फीचर है इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत यूनिक फीचर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना ही है पहला फीचर। तो इसराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो बेसिक लॉज पे बेस्ड है, मतलब इसका जो आधार है इसराइल के संविधान का वो क्या है, बेसिक लॉज, ठीक है। और ये बेसिक लॉज को पास कौन करता है, तो नेसेट, नेसेट मतलब वहाँ की संसद इसको पास करती है और ये सारे फंक्शंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को डिसाइड करते हैं। देन इसराइल जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, थर्ड फीचर, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज सबको दिया गया है, मतलब राइट टू वोट है सबके पास, एंड इक्वल राइट्स है सारे सिटीजन्स के लिए, जितने भी नागरिक हैं सबके लिए इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तीसरा फीचर हो गया, इसराइल को जूइश और डेमोक्रेटिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा फीचर है, जिसमें जो जूइश का जो कल्चर है और जूइश का जो ट्रेडिशन है उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुओं के कल्चर को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, वैसे ही इसराइल में जूइश और डेमोक्रेटिक स्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उनके बेसिक लॉज में भी मेंशन है कि हम प्रायोरिटी हमेशा जूइश कल्चर और ट्रेडिशन को देंगे। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, बेसिक लॉज में आता है, और इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को रिव्यू करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है बेसिकली, कि कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लॉज मेंशन है, संविधान, संविधान के नाम पे क्या है उनके पास, बेसिक लॉज मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या उसको रिव्यू करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। इसराइल में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास भी इक्वल सिविल राइट्स हैं। अब ये मत सोच रहे कि माइनॉरिटी है, अब जैसे मुसलमान हैं, हम इंडिया में माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन में इंडिया में रहते हैं माइनॉरिटी हैं, लेकिन क्या उनको सिविल राइट्स नहीं मिले हैं ना, तो वैसे इसराइल में भी सेम चीज़ है, ठीक है। ऑल दो उनका जो स्टेटस है थोड़ा सेंसिटिव इशू रहता है हमेशा, जैसे इंडिया में मुसलमानों को लेकर थोड़ा हम सेंसिटिविटी रहते हैं कि नहीं ये ऐसे हैं ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जूइश रिलीजियस लॉस, हलाका, ठीक है, जो इसके खुद के रिलीजियस लॉज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हलाका। तो ये भी एक अच्छा टर्म है, इसको याद रखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट को बगदाद बोलते हैं, इस पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं। तो जो इसके लिए जो रिलीजियस लॉज वहाँ के कानून हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर जो कानून बनाए गए उसको हलाका बोलते हैं, ठीक है। ये उनके पर्सनल मैटर से रिलेटेड होता है, जैसे ट्रिपल तलाक होता है ना, ट्रिपल तलाक उनके पर्सनल मैटर है, तो वैसे ही ये हलाका, जैसे हवाला होता है हलाका याद रह जाएगा। और वाई सेकुलरिज्म की भी रिस्पेक्ट वहाँ होती है। तो यहाँ पे जो अगर जूइस को अपने रिलीजन के से रिलेटेड कोई भी मतभेद होता है, लड़ाई होती है रिलीजन के नाम पे जूस के आपस में, तो वो हवाला हलाका के लॉज के दायरे में रह के सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इनको छोड़ के बाकियों से रिलेटेड कोई रिलीजन से कोई मतभेद या कुछ होता है तो वहाँ पे सेकुलरिज्म की भी इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, धर्म निरपेक्षता भी है। सिक्योरिटी को एक कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द स्टेट प्रायोरिटीज, एंड द मिलिट्री हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। सिक्योरिटी जो है इसमें बहुत स्टेट की प्रायोरिटी माना जाता है, मतलब इसराइल के लिए प्रायोरिटी क्या है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा, और मिलिट्री को भी इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ तवज्जो दी गई है। और कोलिशन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कोलिशन गवर्नमेंट जो इसराइल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो गठबंधन की सरकार है वो बहुत कॉमन फीचर है। हमारे यहाँ तो गठबंधन की सरकार कभी कभी बनती है ना, वहाँ तो हर आए दिन हर 4 साल में या हर 2-3 साल में भी सरकार बनती रहती है गठबंधन की। 2-3 साल के बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टेबिलिटी इतनी नहीं है इसराइल में कि 4 साल होने से पहले ही सरकार जो है गिर जाती है, कभी 2 साल में गिर जाएगी, कभी 3 साल में, कभी 1 साल के अंदर अंदर ही 1 साल हुए इलेक्शन को और सरकार गिर गई।
तो इतने ज़्यादा मतभेद है तो उनको कॉलिशन गवर्नमेंट बार बार बनानी पड़ती है ताकि वो मेजोरिटी में रहे। ठीक है, तो कॉलिशन गवर्नमेंट गठबंधन करेंगे तो फिर इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है, जो ये पार्लियामेंट और लॉ मेकिंग को भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा, मिलिट्री से मेरे को एक पॉइंट याद आया, ये भी आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग जो है इजराइल में हर बंदे को दी जाती है। जरूर यहाँ पे तो हमारे इंडिया में ऐसे ना आर्मी वालों को ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ पे बच्चों मतलब जो एडल्ट हो चुके हैं बच्चे, वो वुमेन तब को इन मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब वहाँ के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है कि कल को कुछ हो जाता है, इसराइल पे अटैक हो जाता है, तो वहाँ के सिटीजन खुद में ही इतना सक्षम है कि वो बचा लेंगे अपने आप को। आर्मी की भी ज़रूरत है, आर्मी की तो है ही, लेकिन सबको वहाँ ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, उनका ये मतलब पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 7 नेचर ऑफ इसराइल की मैं बात करूँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, 120 मेंबर है। तो यहाँ पे इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होते हैं, जिसने मिनिमम वोट क्रॉस कर लिया, जैसे 30% मिनिमम है, 33%। ठीक है, तो अगर मान लो उसको क्रॉस कर लिया, वैसे तो 3.5% है कुछ मिनिमम, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूँ 33% वाला, तो उसको अगर आपने मिनिमम वोटिंग क्रॉस कर ली तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा नेसेट में। ठीक है, उतनी सीट आपको, मतलब जितने वोट आपको मिलेंगे उतने ज़्यादा सीटें आपको नेसेट में मिल जाएंगी, और यहाँ पे ज़्यादातर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। यहाँ पे लॉ ऑफ द रिटर्न भी है। लॉ ऑफ रिटर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, एक बेसिक लॉ याद रखना, एक बेसिक लॉ के अंदर ही लॉ ऑफ रिटर्न भी है। तो ये भी आपके आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। देखो, अब मैं 100% बताऊंगी तो आपको 90-80% तो याद रह जाएगा कुछ चीज़ें, और आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर में, और आपका मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप राइट टू जूस को आप जो है, जितने भी जूस है, जैसे मैं मान लो यहाँ से इंडिया से कोई मुस्लिम पाकिस्तान चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही वो जाएगा ना तो उसको ऑटोमेटिक वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही इसराइल कहता है कि दुनिया में जितने भी जूस रहते हैं वो इसराइल में मोस्ट वेलकम है। अगर आप यहाँ आ जाते हो इसराइल में रहने के लिए तो हम आपको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, कोई प्रोसीजर नहीं, कुछ नहीं, बस आप जूस होने चाहिए और इसराइल आपको वेलकम करता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में हिंदू, अगर हिंदू कहीं पे भी रह रहा है पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो अगर हिंदू यहाँ आ जाता है इंडिया में रहने के लिए तो वहाँ पे उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और उसका एक प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इतने खुले विचार के लोग हैं ये, लॉ ऑफ रिटर्न जिसको ये बोलते हैं, कि वापस आ जाओ भाई, तुम वापस आ जाओ, इसराइल तुम्हारा देश है, जब भी तुम वापस आओगे हम तुम्हें सिटीजनशिप दे देंगे वापसी की। ठीक है, तो वापसी का अधिकार या वापसी का कानून बोल सकते हो। कंट्रोवर्सी होती रहती है इस चीज़ को लेकर अरब इसराइल सिटीजन्स पे भी, कि भाई हमारे में क्या कमी रह गई, तुम जूस को तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे। तो अरब जो वहाँ पे रहते हैं वो इसके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस पर चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि अरब जो है माइनॉरिटी में है, बहुत स्मॉल परसेंटेज है, और वो भी बोलते हैं कि हमें भी इक्वल राइट्स दो, हमें भी ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दो अगर हम आते हैं तो। देन यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस पार्टीज है, जैसे साश, यूनाइटेड थोड़ा जुडाइज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेसेट में, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है डिसीजन मेकिंग में सरकार की। अभी पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ लेंगे अभी वहाँ पे। ठीक है, तो इसराइल जो है वो नॉर्मलाइज रिलेशन रखने की कोशिश तो करता है अरब कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि उसने एक अकॉर्ड साइन किया था, अब्राहम अकॉर्ड। तो ये याद रखना कि इसराइल और अरब में थोड़ा सा समझौता करने के लिए या थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड है। सब कुछ नहीं पढ़ा रहे क्योंकि सब कुछ ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की। ठीक है, यहाँ का सोशल सिस्टम बहुत वैसे ही, सब कुछ ये रिपीटेड ही है। देखो, आपको जब आप खुद से पढ़ोगे ना, तो मैं इसलिए भी नहीं पढ़ा रही, ये मैं सोचना कि मैम इसलिए नहीं पढ़ा रही कि टाइम कम है या जो भी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको काम नहीं आएंगी, पेपर में तो नहीं आएंगे, एटलीस्ट मैं एग्जाम पर्पज से पढ़ा रही हूँ। एग्जाम में आपको अलग से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इजराइल का सोशल सिस्टम समझाओ, नहीं, ये आपके इसका पार्ट हो सकता है। और यही सारी चीज़ें, मल्टीकल्चरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, इजराइल का कौन कौन क्या रहता है, 20% मुस्लिम क्रिश्चियन रहते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कुछ ऐसा नहीं छूटेगा आपका। और बहुत सारा इसमें जो कॉन्टेंट है इस PDF में रिपीटेड भी है। ठीक है, एक ही चीज़ को 10 तरीके से लिखा भी गया है। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला है, क्योंकि आपको 6 पेज भरने हैं, 6 पेज जितना मैं पढ़ाऊँगी उतने से भर जाएंगे। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट होता, मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, अपने रियल लाइफ के लिए भी पढ़ो, कि आपका कॉमन सेंस भी डेवलप हो। ठीक है, कॉमन सेंस या GS जनरल स्टडीज़ जिसको आप बोलते हो वो डेवलप हो, GK डेवलप हो बेसिकली। तो मैं उसलिए भी पढ़ाती हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन आपके ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना आपके जनरल नॉलेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्बन एंड रूरल डिवाइड है, अब ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि इजराइल में जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे आप सोशल सिस्टम का कुछ डाल के ये बता सकते हो। सोशल मतलब क्या, सोसाइटी,
तो इसराइल की सोसाइटी कैसी है? इसराइल की जो सोसाइटी है वहाँ पे अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत डिफरेंस है। अर्बन जो है, अर्बन एरियाज़ जो है, हमारे शहरी जो क्षेत्र हैं वो मॉडर्निटी है, वहाँ पे प्रोग्रेस है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ है। एंड वहाँ की जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जैसे यहाँ पे पंचायत हम बोलते हैं ना, वहाँ की पंचायत को किबूज बोला जाता है, और मशाव, किबूज और मशाव वहाँ की पंचायत होती हैं जो कि सोशलिज्म और कलेक्टिविज्म में मानती हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी पीडीएफ में भी पढ़ लेना। ठीक है, साथ साथ आप हिंदी पीडीएफ वाला भी खोल के रखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, वैसे आप सबके पास होगा ही हिंदी पीडीएफ इसका, तो साथ साथ वो भी पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये किबूज और मोशाब जो है, जो इसराइल का इकोनॉमी है वो किबूज और मोशाब पे बहुत हद तक निर्भर करता है। वहाँ की एग्रीकल्चर कम्युनिटी भी है और वहाँ की पंचायत को भी हम किबूज बोलते हैं। ऑल्दो 1970s 80s में वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ इसराइल को लेकर आनी पड़ी। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उन्होंने और लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन, और इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की वजह से जो आर्थिक सुधार वो लेकर आए। ठीक है, हिंदी में भी मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ। आर्थिक सुधार और जो वहाँ पे लिबरलाइजेशन आया, उदारवाद जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो इसराइल था, इसराइल की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो थोड़े कम हुए, ख़त्म हुए, और आया वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। ठीक है, जो आपका वित्तीय ठहराव आया बेसिकली, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी वहाँ पे बढ़ा, क्योंकि आपके जब थोड़ा डेवलप करने लगोगे तो बाहर के जो देश है आपके देश में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्टअप इन नेशन को भी एक नया टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री सेटअप करी इसराइल ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और इसका नाम उन्होंने रखा स्टार्टअप नेशन। जैसे हमारे यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया है, वैसे स्टार्टअप नेशन, कि भाई आओ अपना अपना वेंचर शुरू करो, अपना नया स्टार्टअप शुरू करो। साइबर सिक्योरिटी पे उन्होंने काम किया, बायोटेक्नोलॉजी में काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, इन सब पे उन्होंने फोकस किया और वहाँ की इसराइल की इकोनॉमी को डेवलप किया। मेजर एक्सपोर्ट्स करता है इसराइल आज भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सारे एक्सपोर्ट इसराइल के द्वारा अलग अलग देशों में किए जाते हैं। और इसराइल के ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इसराइल किसके साथ ट्रेड करता है? यूएस, ईयू एंड एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में स्पेशली इंडिया के साथ बहुत ट्रेड किया जाता है। इसराइल के पार्टी सिस्टम की बात करो तो बहुत, अब ये आपका एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है पार्टी सिस्टम, और फिर नेक्स्ट उससे इम्पॉर्टेंट है इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये तीन चीज़ें अगर आप हर चैप्टर की कर लेते हो तो इतना इनफ है। बीच का आप सोशल इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो वहाँ का जो इसराइल का जो सिस्टम है वो मपाई, यानी कि वहाँ की जो लेबर पार्टी है उसका नाम मपाई पार्टी है, वो मेजरली डोमिनेट करती है। जैसे यहाँ पे बीजेपी है ना, वहाँ पे मपाई पार्टी डोमिनेट करती है, और इनके जो लीडर है इस पार्टी के वो है डेविड बेन गुरियन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इन्फ्लुएंस करती है इसराइल को पॉलिटिक्स, इसराइल की पॉलिटिक्स को काफ़ी लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से इन्फ्लुएंस करती आ रही है। और आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू का भी, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। देन हिस्टोरिक विक्ट्री हुई यहाँ पे लिक्विड पार्टी की। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, यहाँ पे जो इंडिया का पार्टी सिस्टम है ना और इसराइल का जो पार्टी सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सेम है। जब इंडिया में वन पार्टी सिस्टम था ना, ये यहाँ पे इंडिया में जब वन पार्टी सिस्टम था, डोमिनेंट सिस्टम था, इसराइल में भी वन पार्टी सिस्टम था। ठीक है, सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइमिंग, सेम। ठीक है, इंडिपेंडेंस का टाइम भी ऑलमोस्ट सेम की 47 या 48। जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब कांग्रेस हारी थी, आपको याद होगा 1967 के इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, और कांग्रेस हार गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था, और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सेम हुआ। यहाँ पे 77 में जब बहुत लंबे समय से इसका मपाई पार्टी का इन्फ्लुएंस चल रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी 1977 में लिक्विड पार्टी आती है, और यहाँ पे फिर आ जाता है टू पार्टी सिस्टम। जैसे वो मोरारजी देसाई वाला चलता रहा था, भारतीय तो नहीं आएगा, जनता पार्टी जिसको हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो है, यहाँ जनता पार्टी आई। तो यहाँ पे वैसे जहाँ पे जब यहाँ पे जनता पार्टी आई ना, मोरारजी देसाई जीते और वही फिर ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे भी, तो वैसे यहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम आया। तो यहाँ पे वन पार्टी था, यहाँ पे भी वन पार्टी, यहाँ पे टू पार्टी था, फिर यहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम था। और जब यहाँ पे कोएलिशन की सरकार बनने लगी, मल्टी पार्टी सिस्टम का इमरजेंस हुआ, तो इसराइल में भी मल्टी पार्टी सिस्टम और कोएलिशन हुआ। ठीक है, ये कोइंसिडेंस भी है या आप बोल लो क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है इंडिया इसराइल की पॉलिटिक्स में, कि सेम टाइम पीरियड में, सेम एरा में, सेम डिकेड में एक जैसी चीज़ें यहाँ देखने को मिली। ठीक है, और यहाँ पे आता है राइट विंग पार्टी। देखो ये भी राइट विंग थी, कांग्रेस क्या थी? लेफ्ट विंग थी ना, कांग्रेस लेफ्ट विंग थी यहाँ पे इंडिया में, और उस टाइम पे इसराइल में जो मपाई पार्टी थी वो भी लेफ्ट विंग थी। और जब वहाँ पे जनता पार्टी राइट विंग की आई, तो यहाँ पे भी लिक्विड पार्टी राइट विंग की आ गई इसराइल में। सो
दैट कैन बी अ कॉन्स्टेंस एंड दैट कैन बी द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड इसराइल, जो अब 70 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया इसराइल की फ्रेंडशिप को। देन सेकुलर पार्टीज भी हैं वहाँ पे, मैंने आपको बोला था ना कि दो आइडियोलॉजीज है, एक सेकुलर है और एक ऐसी पार्टी जो जूस पार्टीज है, जो जूस को मतलब जूस के ऊपर मानती है। तो ये जो सेकुलर पार्टीज है उनका नाम याद रख लो, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी सिंपल आप उसको मपाई पार्टी से याद रख सकते हो, पाई खाते हो ना, लॉटी चोको पाई, वैसा वाला। तो ये लेबर पार्टी है, लिक्विड पार्टी, ये दोनों याद रखना है। सेकुलर पार्टी है, अच्छी पार्टी है, ठीक है, प्यारी प्यारी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। जैसे कांग्रेस थी ना, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती थी, वैसे, ठीक है। फोकस प्राइमरीली ऑन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। कुछ रिलीजियस पार्टीज भी हैं जो भाई रिलीजन के नाम पे बनी हुई हैं, जैसे शास या यहदूत अतरा होतरा, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, तो शास और यहद, पूरा नाम तो नहीं, तो यहदूत याद रख लेना, या शास, शास यादूत, ठीक है। और यहाँ ये रिलीजियस पार्टीज है वहाँ की दो। एंड कुछ और पार्टीज भी है जो और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज भी हैं, कुछ ऐसी पार्टीज है जो जूस आइडेंटिटी को दिखाती हैं। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। जैसे अब ये वाली जो है, ये जूस, यहाँ पे दो तरीके के जूस पाए जाते हैं इसराइल में। एक शेफर्डी जूस होते हैं, जैसे सब शिया और सुन्नी होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे आप बोलो कि जूस की भी दो कैटेगरी है, एक सिफारडी है, एक मिसराजी है। तो जूस भी दो तरीके के हैं। और जो जैसे जो शाश जो पार्टी है वहाँ की, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर शाश जो पार्टी है ट्रेडिशनली ये किसके अगेंस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी, एशकेंजाई डोमिनेटेड पार्टी के अगेंस्ट ही इमर्ज हुई थी, ठीक है। जैसे बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी इमर्ज हुआ, या फिर आम आदमी पार्टी इमर्ज हुई, वैसे ही वहाँ पे जो शास पार्टी थी, ठीक है, वो एशकेंजी डोमिनेट पार्टी, जो एशकेंजी है वो मिजरा जूस की है, शेफार्डी जो है शास जूस की है, शास पार्टी जो है सॉरी शेफार्डी जूस की है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन था, मतलब ये जो दो एक्सट्रीम थे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो बढ़ता चला गया। पहले मान लो ये दोनों इतने पास थे, तब इनकी दूरियां बढ़ती चली गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे रशियन और इथियोपियन इमिग्रेंट्स भी हमने देखने को मिले कि रशिया और इथियोपिया से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी इस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट तो इजराइल में बहुत कॉमन है, ये मैंने फीचर्स में बता दिया है, ठीक है। तो हम इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, पार्टी सिस्टम और इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ पे जो छोटी पार्टीज है वो भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो चाहे तो कभी भी सरकार को गिरा भी सकती है और बना भी सकती हैं। छोटी पार्टीज भी सरकार को गिरा भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। कैसे? कोalition करके। छोटी छोटी पार्टीज जो है एक साथ मिल जाती हैं, एक बड़ा गठबंधन बना लेती हैं। अब जो गठबंधन बना लेगी तो इसके वोट मिला के बहुत सारे वोट हो जाएंगे। तो ये सरकार गिराने की भी क्षमता रखती है, तो बनाने की भी क्षमता रखती है सब छोटी छोटी पार्टीज वहाँ पे, ठीक है। एंड ये कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो नीड्स ऑफ ये जो छोटी छोटी पार्टीज है इनकी वजह से, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा बहुत अस्थिरता यानी कि इंस्टेबिलिटी भी रहती है। अब यहाँ पे बात करें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी है और उनकी थोड़ा आइडियोलॉजी, सिंपल वर्ड्स में थोड़ा एक दो पार्टीज का नाम याद रख लेना, सबका नहीं, जिनका याद हो जाए अच्छा है। लिकुड पार्टी और मपाई पार्टी तो अच्छे से खरीद लेना। लिकुड पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने ये लिकुड पार्टी बनाई थी। जैसे मोदी जी है ना, वैसे यहाँ पे मान लो बेंजामिन नेतन्याहू है। 1973 पे इन्होंने मेन राइट विंग पार्टी बनाई थी इसराइल की, ये राइट विंग पार्टी थी लिकुड, ठीक है। एंड मेन फोकस इसका किस पे था कि हम पैलेस्टीन के मुद्दों को रखेंगे आगे और इसराइल की सिक्योरिटी पे बात करेंगे। तो ये दो पार्टी, ये जो लिकुड पार्टी है इन दो मुद्दों पे काम करती है। अवोडा जो पार्टी है, अवोडा पार्टी को हम लेबर पार्टी भी बोलते हैं, इसको मपाई पार्टी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये मपाई भी बोलो, अवोडा बोल लो। लेफ्ट विंग पार्टी है, ये सोशल जस्टिस पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि लेफ्ट विंग वाले क्या करते हैं, हमेशा प्रो पुअर होते हैं। प्रो पुअर यानी कि पुअर्स की तरफ देखना, या जस्टिस या इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसराइल पैलेस्तीन में वो चाहते हैं कि शांति बनी रहे, इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं, ठीक है। ये जो अवोडा पार्टी थी, ये मपाई पार्टी की सक्सेसर थी, ठीक है। जैसे जनता पार्टी, उस टाइम पे जो जनता पार्टी थी वो आज के टाइम पे क्या बन गई है? बीजेपी बन गई है ना। वैसी जो मपाई पार्टी जो शुरू में आई थी ना कांग्रेस की, जो मैं आपको बोल रही थी ये कांग्रेस है हमारे, जो इंडिया की कांग्रेस बोल रहा हूँ मपाई पार्टी, ये मपाई पार्टी का एक सक्सेसर आया, ठीक है। जैसे कि होता है अवोडा पार्टी। जैसे यूएन था ना, यूएन को हम पहले क्या बोलते थे? लीग ऑफ नेशंस बोलते थे। तो लीग ऑफ नेशंस क्या, यूएन क्या है? लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है ना। पहले लीग ऑफ नेशन था, फिर यूएन बन गया। तो वैसे मपाई पार्टी थी, मपाई पार्टी ही अवोडा पार्टी के नाम से जाने लगी, और वो लेबर पार्टी तो हम इसको बोलते ही हैं, ठीक है। लेबर पार्टी है, ये वहाँ की लेबर पार्टी है। वर्कर्स के लिए काम करना और लेबर्स के लिए काम करना, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, इजराइल पैलेस्टीन में ये शांति बनाए रखना, ये सारे, ठीक है।
और इसराइल के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ठीक है, ये मपाई पार्टी के फाउंडर थे और ये इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। इनका नाम भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। बेन 10 तो बचपन में सबने देखा होगा, बेन 10 का कार्टून, तो पूरा नाम भी याद ना रहे तो मिस्टर बेन लिख के आ जाना कि मिस्टर बेन जो थे वो इसके मपाई पार्टी के लीडर थे और मपाई पार्टी आगे चल के अबोडा पार्टी के नाम से फेमस हुई। ये एटिड जो है सेंट्रिस्ट पार्टी है। अभी उनके लिए जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना जो लोग अपने आप को राइट विंग भी नहीं मानते कि हम पूरे एक्सट्रीमिस्ट है, राइट विंग है, ना वो बोलते हैं ना हम पूरे तरीके से लेफ्ट विंग के हैं, बीच के हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में मानते हैं, तो वो सेंट्रिस्ट बोलते हैं। तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी है यश एतिद। इसमें जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसके जो लीडर है उनका नाम है यार लपीद बोल लो, ठीक है। यार तो आपको याद ही रहेगा, ये यश है, ये यार है, तो यार है वैसे तो इसका प्रोनाउंसिएशन, पर इसको आप यार लपीद से याद रखो, ठीक है, कि यश आपका यार है। तो ये यार लपीद की पार्टी है ये, और ये लेफ्ट राइट डिवाइड को, जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो हद से ज़्यादा मतभेद है उसके परे जाके ये न्यूट्रल रहने की कोशिश करती है। तो ये न्यूट्रल पार्टी है बेसिकली। शास जो है वो एक रिलीजियस राइट विंग पार्टी है। तो ये कौन सा रिलीजन को सपोर्ट करती है शास पार्टी? जो ये सपोर्ट करती है सेफार्डी और मिसराही जूस को, ठीक है, दोनों ही जूस, मतलब ये जूस के रिलेटेड जो पार्टीज है। अब इस पार्टी का नाम ज़्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले जो इसराइल है पूरा का पूरा जूस पे बेस्ड है, यहूदियों पे बेस्ड है, तो यहूदियों के लिए कोई पार्टी बनाई गई है तो उसका नाम तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये शास है ये, ठीक है। तो शास इस सेफार्डी जूस और मिजराही जूस के लिए काम करती है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके सोशल सर्विसेज के लिए। और आखिरी पार्टी है यूनाइटेड थोरा जुडाइसियम। यूनाइटेड थोड़ा ज़्यादा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, हद से ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो, रूढ़ीवादी बोल सकते हो। और ये रिलीजियस स्टडीज़ की बात करती है कि भाई हम किताबों में भी रिलीजन के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, जुडाइज़म ही पढ़ाएंगे तो जूस के लॉज पढ़ाएंगे, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल कैसे होती थी, परंपरा हमारी कैसे थी। तो बहुत हद से ज़्यादा रूढ़ीवादी है कि पुरानी चीज़ों को ये हमेशा बस बढ़ावा दे रही है कि पुराने में ये था तो हम भी यही करेंगे, पहले गुरुकुल थे तो अब हम भी गुरुकुल ही रखेंगे एक तरीके से, ऐसा आप एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब चाहे स्मार्ट बोर्ड आ गए हो लेकिन हम तो गुरुकुल जैसे ही पढ़ेंगे, चाहे एसी आ गया हो नहीं लेकिन हम तो बिना एसी के जमीन पर बैठ के ही पढ़ेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये यूनाइटेड थोड़ा जुडाइज्म जो है ये बहुत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है। ये 5 पार्टी मैंने आपको बताई, तो कोई भी 2-3 तो याद रख ही लेना, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो याद रख लेना। कॉम्पिटिशन कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है इन पार्टीज़ के बीच में, कॉपरेशन भी चलता रहता है, कॉपरेशन इसलिए क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट बनती रहती है और कॉम्पिटिशन भी रहेगा, और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इसका बेस्ट फीचर है। इलेक्टोरल सिस्टम की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया पीआर सिस्टम है, जो नेसेट में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, किसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट में, जिसको नंबर ऑफ वोट ज़्यादा मिलेंगे प्रपोर्शन में। अब एक पार्टी खड़ी हुई, एक पार्टी ये, हर पार्टी क्या करेगी, ये 3 पार्टी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट देगी, ठीक है, कि हमारी पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, ये भी देगी। अब इन कैंडिडेट में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से वोट के हिसाब से उतनी ज़्यादा सीटें पार्लियामेंट में दे दी जाएगी। जैसे यूपी है ना हमारा, यूपी में 80 राज्य लोकसभा में 80 सीटें हैं यूपी की, क्योंकि यूपी तो एक तो पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी जाता है तो वोट ज़्यादा मिलता है तो उसकी सीटें भी ज़्यादा रहती हैं। तो वैसे ही इसराइल में भी है। तो वहाँ पे पीआर सिस्टम का मतलब क्या है, तो यूपी वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे पीआर सिस्टम का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जिसको ज़्यादा मिले, जिसको ज़्यादा वोट्स मिले, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसकी ज़्यादा सीटें नेसेट में होंगी, सिंपल, ठीक है। ये सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वर्क करता है। इलेक्शन जो है हर 4 साल में होते हैं, पार्टी कॉलिशन चलता रहता है। डायरेक्टली वो पीएम के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे जो है वोटर जो है डू नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली। तो वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, वो बट वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो वोटर किसको वोट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट वोट करेंगे कि हमें बीजेपी को वोट करना है, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, या किसको। वो अब वहाँ के जो उनके प्रतिनिधि हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी से जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए वो वोट नहीं जाता, वो पूरी की पूरी पार्टी के लिए वोट आ रहा है, ठीक है। तो हर पार्टी को अपना कैंडिडेट की एक लिस्ट देनी होती है कि भाई इलेक्शन का रिजल्ट जब भी अनाउंस होगा तो आपके इन कैंडिडेट्स में उसको इलेक्शन का घोषित कर दिया जाएगा। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का, आप जैसे आप बीजेपी को वोट देकर है, आपको नहीं पता उसका कौन रिप्रेजेंटेटिव है। अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी ने जो इलेक्शन से पहले अपने लिस्ट दी होगी ना, उनमें से वो किसी एक कैंडिडेट को उसके पद पे वो चुन लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पार्टी को वोट दिया जाता है, ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इलेक्शन का, तो ये याद रखना, कितने साल में होते हैं ये भी याद रखना। और इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड कितना 3.25% है, ठीक है। अगर आपने 3.25% वोट कमा लिए, उससे थोड़े से ज़्यादा, ठीक है, तो ये आप उसका आपको कम से कम 1 सीट तो आपकी नेसेट में पक्की है, डिपेंडिंग अपॉन।
ठीक है। तो बोलते हैं ना कि एक मिनिमम, तो कितना वोटिंग आपको मिलना चाहिए, कि अगर आपको पार्लियामेंट में सीट चाहिए तो मिनिमम वोट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम उसके लिए रखा गया 3.25%। ये थ्रेशोल्ड रखा गया है कि इतना तो होना ही चाहिए पॉपुलर सपोर्ट, अगर आपको पार्लियामेंट में एंटर करना है तो इतनी तो परसेंटेज ऑफ वोट लेकर ही आओ। अब आपको ये लग रहा है कि 3.25% तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर 1000 करोड़ जनता का 3.25% निकालोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ बात हो रही है। और मेन फीचर बात करूँ इलेक्टोरल सिस्टम के, इसराइल में क्या क्या इलेक्शन के क्या क्या सिस्टम है, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं सारे। मैंने बोला ना यहाँ पे इक्वल सिटीज, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल राइट्स दिए गए हैं सारे सिटीजन को। और द प्रायोरिटी जो इसको दी जाती है, लेकिन राइट टू वोट तो सबके पास है। तो हर कम्युनिटी, चाहे वो जूस हो, अरब हो, रिलीजियस ग्रुप से हो, सेकुलर ग्रुप से हो, माइनॉरिटी हो, इमिग्रेंट से क्यों ना हो। इमिग्रेंट मैंने बताया ना, रशिया और इथियोपिया से जो माइग्रेट होकर आए थे इसराइल में, तो इमिग्रेंट्स, इनके पास भी वोटिंग राइट्स हैं, तो ये सारे ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी एक इसका क्या है, मेन फीचर है कि भाई सबको अधिकार है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। चैलेंजेस कुछ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर पार्टीज़ का जो हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और इससे क्या होता है जब छोटी छोटी पार्टी एक साथ मिलकर आ जाती है तो क्या होगा, इससे गवर्नमेंट की जो फंक्शन है, गवर्नमेंट का जो नीति मनाने का जो तरीका है, उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा, ऑब्स्टेकल या हिंडर होगा उसको, जो प्रोसेस है, हिंडर मतलब कि ऑब्स्टेकल होगा। जो कॉलिशन गवर्नमेंट है वहाँ की जो गठबंधन की सरकार है वो एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, इन पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, छोटी छोटी पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती है और गठबंधन की सरकार बनाती है। लेकिन आप खुद से सोचो ना, यहाँ पे रीजनल और एथनिक डिवीजन भी तो होगा। अगर मान लो कल को बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का तो गठबंधन तो कभी भी नहीं हो सकता, बीजेपी आम आदमी पार्टी का फिर भी हो जाए, ठीक है, तो मान लो इन दोनों का गठबंधन हो गया, तो क्या कर सकते, तो इसकी जो आइडियोलॉजी है वो तो नहीं बदलेगी ना, इनको तो बस वोट जीतना है, तो इन्होंने सब कोalition बना लिया, इसकी आइडियोलॉजी भी नहीं बदलेगी, ये भी राइट विंग रहेगी और ये अपने हिसाब से सोचेगी। तो ये जब कोalition बनाएंगे, इन्होंने कोalition तो बना लिया जीतने के लिए, गठबंधन तो कर लिया, पर क्या इनके जो विचार है वो एक मुद्दे पे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का एक ये नुकसान भी होता है कि आप बहुत सारी पार्टियां तो आ जाती है, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा होती है, और जितनी ज़्यादा अलग विचारधारा होंगी तो जितने ज़्यादा बर्तन होंगे वो खड़केंगे। अब कोई भी एक डिसीजन लेना है पार्लियामेंट में, कोई भी एक डिसीजन पे हमें, मुद्दे पे हमें क्या करना है, पॉलिसी बनानी है, डिसीजन लेना है, तो उस वो जो पार्टी है वो कोलिशन गवर्नमेंट से बनी है, तो हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग अपना मत रखेगी, और जब मत रखेगी तो आपस में कन्फ्लिक्ट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्लैशेस जब होने लग जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो है पार्टी की खराब होने लग जाती है। और एक टाइम ऐसा आएगा, अब पार्टी के अंदर वाले ही इतने लोग जो घड़ने लग जाएंगे ना कि वो पार्टी रह जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट तो बनती रहती है, और रीजनल और एथनिक डिवीजन की वजह से कितनी बार ऐसा भी होता है कि 4 साल से पहले ही सरकार गिर जाती है और दोबारा सरकार बनानी पड़ती है, क्योंकि कोलिशन में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। देन यहाँ रीजनल एथनिक डिवीजन भी, इसका वो जो मैंने आपको पूरा समझाया वो यही सब लिखा हुआ था, है ना। और देन आपका ट्रांसपेरेंसी जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का, ये एक की फीचर है। वो चैलेंजेस से चैलेंज नहीं है, इसमें लिखा है कि ये एक अच्छी बात है कि इसराइल की जो डेमोक्रेसी है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वहाँ का जो इसराइल का जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, वो बहुत बड़ी पारदर्शिता है, उसमें ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और वहाँ पे अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉजिटिव पॉइंट्स की मदद से आप अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हो। लास्ट में आपने शुरू में बीच में नेगेटिव चीज़ें बता दी, अच्छी चीज़ें बता दी, फैक्ट्स बता दिए, और लास्ट में बता दिए कि इलेक्टोरल सिस्टम का जो आप पैराग्राफ लिखोगे उसमें आपने समझा दिया कि इसराइल की जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें पारदर्शिता है और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। देन यूनिटरी सिस्टम है, ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप अलग से हेडिंग नहीं लिखोगे, इसको आप इंट्रोडक्शन में ही या जब आप फीचर्स बता रहे होगे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसराइल की कॉन्स्टिट्यूशन के, तो एक फीचर लिख देना बस ये कि इसराइल का जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास फुल कंट्रोल होता है पावर का, रीजनल गवर्नमेंट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, जो मैंने आपको कीबूस वगैरह बताए, रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है तो इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो सेंट्रलाइजेशन है बेसिकली, यहाँ पे केंद्रीकरण है, इसको आप लिख लेना अपने आंसर में, ठीक है, फीचर्स में ही लिखते हैं ना, अलग से हेडिंग डाल के कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने बताया था ना 120 मेंबर है पार्लियामेंट में, नेसेट में, तो वही सारी बातें घुमा फिरा के लिखी हुई है, और लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। देख लेते हैं कुछ और रह गया तो। और इसलिए जो इसराइल है, इसराइल का जो यूनिटरी सिस्टम है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो नेसेट है इसराइल की जो पार्लियामेंट है नेसेट, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है उसके पास
कि मैं बोलूँ कि जो यहाँ की पार्लियामेंट है वो सिर्फ कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब है? कानून बनाना। तो ये सिर्फ कानून बनाती नहीं है, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को भी उसकी तरफ जवाबदेही रखती है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट भी इसके लिए अकाउंटेबल होते हैं उस कानूनों के लिए, ठीक है, जो भी बनाए जा रहे हैं। तो देन जो बिगेस्ट एडवांटेज है इसराइल की यूनिटी सिस्टम का वो ये कि इससे सिंप्लीफाई हो जाता है प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा स्पीड अप करने में हेल्प करती है। एक सेंट्रलाइजेशन में आपको हमेशा बोलती हूँ ना क्लास में कि सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। सेंट्रलाइजेशन का एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर सेंटर ही सारे डिसीजन ले रहा है, मतलब आप जितने ज़्यादा सुझाव लोगे, आप सोच लो मैं लोकल लेवल से भी पूछ लूँ, कि बूथ से भी पूछ लूँ, बाकी लोगों से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछ लूँ, फिर पंचायत की भी सलाह ले लूँ, म्यूनसिपैलिटी की भी सलाह ले लूँ, तो सबकी सलाह लेने जाओगे और सबकी ऑटोनॉमी को मानोगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो आप कभी एक डिसीजन में पहुँच नहीं पाओगे। लेकिन अगर सेंट्रलाइजेशन होगा ना, डिसेंट्रलाइजेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिसीजन एक ही जना ले रहा है। मैं क्लास में हमेशा एग्जांपल देती हूँ ना कि मैं टीचर हूँ, अगर मैं आपके लिए असाइनमेंट बोल दूँ कि ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपको इस क्वेश्चन पे बनाना है, तो पूरी क्लास उसको बना के आएगी और वो सेम क्वेश्चन पे बना के आएगी। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं, सबाना सब मिलके आपस में डिसाइड करेंगे कि असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या होगा, तो आधे लोग बोलेंगे कि इसराइल पे बनाएंगे, आधे बोलेंगे साउथ अफ्रीका, आधे ये, तो मैं फिर आपके चक्कर में फिर मैं ये पोस्ट डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि यार असाइनमेंट दो किस पे, सब कोई अलग अलग बोल रहा है। तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन जब होता है, एक ही बंदा डिसीजन जब ले और वो बाकी डिसीजन उन पे बाकियों पे बोल दे, हाँ सलाह ले लो, लेकिन आप उनका सब डिसीजन मत मानो, ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट होता है जो कि इसराइल में है। यहाँ पे समरी है, समरी में वही पॉइंट है कि इसराइल को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया बेसिक लॉज के बारे में। तो ये सारी स्टार्टअप नेशन, वही सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, वो सारी समरी में यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको एक समरी भी पढ़ लोगे अपने पीडीएफ से, मैं लिंक पीडीएफ का इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जो साउथ अफ्रीका का वीडियो बनाया था वो भी डाल दूंगी, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक समरी भी पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम में याद आ जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट बिलो कि अगर आपको अच्छा लगा तो, और क्या समझ नहीं आया तो बता देना, मैं आपको फिर से कमेंट में या ऑडियो के थ्रू समझा दूँगी।